ओके, सो जैसा कि आपको याद होगा, हमने कुछ वीक्स पहले एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी डेटा एनालिटिक्स के ऊपर, जिसके अंदर हम पूरा एंड टू एंड डेटा एनालिटिक्स कवर करने वाले हैं कि डेटा एनालिटिक्स एग्जैक्टली क्या होता है और क्या क्या इसेंशियल लाइब्रेरीज हैं जो हमें ड्यूरिंग दिस प्लेलिस्ट पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक लास्ट के कुछ सेशंस में हमने अपना नंपाई डिस्कशन किया कि एग्जैक्टली अपना नंपाई होता क्या है। अब नेक्स्ट फर्दर हम अपने इस इंटायर डिस्कशन को मूव करते हैं नेक्स्ट फेज पे पांडास की तरफ। एंड पांडास इज द सुपर इंपॉर्टेंट थिंग इन डेटा एनालिटिक्स। मतलब आप ये समझो, अगर आपने पांडास को बहुत अच्छे से टारगेट कर लिया तो इन फ्यूचर अगर आप मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग जैसी फील्ड्स को टारगेट कर रहे हो तो वहां जो एक डेटा के साथ जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होती है ना, तो आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि एक बेहतर एआई मॉडल या मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए आपको डेटा को ज्यादा अच्छे से समझना आना चाहिए, और डेटा पे बेहतर अंडरस्टैंडिंग किससे होगी? पांडास के थ्रू। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ एक पांडास को मैंने कैसे सेटअप किया है। एक जस्ट एक फोल्डर क्रिएट किया है पांडास के नाम से, एंड उस फोल्डर के अंदर मैंने कुछ सारी फाइल्स अपलोड की हुई है, जो कि मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा वो सारी फाइल्स। तो एक फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स अपलोड की है, एंड विद इन द सेम फोल्डर मैं क्या करने वाला हूं, एक पाइथन नोटबुक भी बनाने वाला हूं उसी सेम फोल्डर के अंदर। तो आज से स्टार्ट करें पांडास। पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं पांडास एग्जैक्टली क्या होता है। अगर पांडास की फुल फॉर्म की ही बात करूं, पांडास की फुल फॉर्म होती है, Pandas full form is panel data. That is Pandas, panel data. It is a Python library. The Python library that is used for importing the data and a Python library that is used for importing the data cleaning, data manipulation, the Python library that is used for importing the data cleaning, data manipulation, and I think data cleaning और data manipulation से एक वर्ड यूज कर लेते हैं, data pre processing। ये ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है, data pre processing and exporting the data। मतलब जो भी आप ऑपरेशंस आप डेटा के अंदर करना चाहते हो, चाहे वो डेटा क्लीनिंग का हो, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो, डेटा प्री प्रोसेसिंग हो, या एडीए करना हो, एनालिसिस करना हो, ईच एंड एवरी चीज आप पांडास के थ्रू करते हो यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखें, तो हमने देखा कि पांडास क्या होता है एंड पांडास के यूज। मतलब आप समझो जितना भी आप डेटा के साथ इस डेटा डोमेन में अगर आप अपना करियर परस्यू करने को सोच रहे हो तो फॉर श्योर पांडास आपको आना चाहिए। विदाउट पांडास इस फील्ड में कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। तो पांडास पढ़ने के लिए आपको दो टर्म बहुत सुनने को मिलेंगे जब आप पांडास पढ़ोगे, क्योंकि पूरा पांडास इन्हीं दो टर्म्स पर डिपेंड करता है। क्या है वो दो कंपोनेंट इन पांडास? दो कंपोनेंट्स इन पांडास, पहला है आपका सीरीज क्या होता है, एंड सेकंड वन इज डेटा फ्रेम। पूरा पांडास इस इन्हीं दोनों टर्म्स के अराउंड इवॉल्व करता है, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। सीरीज की बात करें, क्या होता है? वैल्यूज ऑफ सिंगल कॉलम, वैल्यूज ऑफ सिंगल कॉलम that is in one dimensional, जो कि क्या होगी? एक सिंगल डायमेंशन में होगी। बट डेटा फ्रेम क्या होगा? वैल्यूज, या सिंपल नाम से बोलते हैं मोर देन वन कॉलम, मोर देन वन कॉलम्स आर माय डेटा फ्रेम। एंड हमने सीखा था
कि जब भी आपके डेटा फ्रेम में जब भी आपके डेटा में एक से ज्यादा कॉलम है तो कितनी डायमेंशंस होंगी? 2 डायमेंशन होंगी। तो दैट इज इन 2 डायमेंशन। ये होगा आपका 2 डायमेंशन के फॉर्म में। तो सीरीज क्या होती है? वैल्यूज ऑफ सिंगल कॉलम, जो कि सिंगल डायमेंशन में होगी। पर डेटा फ्रेम क्या होगा? एक से ज्यादा कॉलम है तो आप उसे डेटा फ्रेम बुलाओगे, और वो किस में होगा? हमेशा 2 डायमेंशन की फॉर्म में। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं पांडास में? सबसे फंडामेंटल स्टेप क्या है पांडास में, कि अगर आपको कोई भी डेटा दिया जा रहा है तो आप उस डेटा को कैसे पांडास में इंपोर्ट करेंगे। तो जो भी एसेंशियल लाइब्रेरीज है मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था numpy, तो मैं numpy इंपोर्ट कर लेता हूं। अगर मुझे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना हो तो इंपोर्ट numpy एज np, एंड अब हम यूज करेंगे pandas, इंपोर्ट pandas, एंड pandas को भी हम एक एलाइस दे देंगे एज pd। देने को आप कुछ भी दे सकते हो, pd या xyz समथिंग कुछ भी, पर जो जनरल केस में जो pandas को रिप्रेजेंट किया था pd के फॉर्म में, तो मैंने एक सेंसिबल नेम ले लिया है। अब फर्दर मैंने लिया pd डॉट रीड अंडरस्कोर। आप कोई भी डेटा के साथ काम करो, पांडास में इतना आपको लिखना है। अगर आपको पांडास में कोई भी डेटा लेके आना है तो pd डॉट रीड अंडरस्कोर आपको लिखना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब आप बताओगे कि किस टाइप की फाइल के साथ आप डील कर रहे हो। तो मैं अपने केस में देखूं, मैं ex1 वाली फाइल को रीड करना चाहता हूं, और हमारे केस में इस फाइल का टाइप क्या है? CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो मैं यहां मेंशन कर दूंगा CSV। अब बात करें अगर हम कि इस फाइल का नेम क्या होगा, यहां पे हमें मेंशन, हमने बता दिया टाइप ऑफ फाइल क्या है। अब मुझे बताना पड़ेगा कि इस फाइल का नेम क्या है। मैं ले लिया ex1.csv, इसको रन किया तो मुझे कुछ इस तरह से डेटा फ्रेम देखने को मिल रहा है। ये डेटा फ्रेम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देख लेते हैं। ये डेटा फ्रेम देखिए रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, हॉरिजॉन्टल वाली क्या होती है हमारी? रोज। वर्टिकल्स क्या होते हैं हमारे? कॉलम्स, राइट। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि ये सारी तो रोज हैं, ये सारे तो हमारे क्या है? कॉलम्स। बट अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं ये 0 1 2 क्या चीज है हमारी? तो 0 1 2 क्या होता है? हमारा इंडेक्स। आप कोई भी डेटा फ्रेम के साथ काम करोगे आपको आपके डेटा में इंडेक्स जरूर मिलेगा। तो 0 1 2 क्या हमारा इस केस में? इंडेक्स, ठीक है। अब ये इंडेक्स तो है, पर किस चीज का इंडेक्स है? क्या ये आपकी CSV फाइल का इंडेक्स है जो प्रेजेंट था, या आपके पांडास के डेटा फ्रेम का इंडेक्स है? ये है आपके डेटा फ्रेम का इंडेक्स। आप कोई भी डेटा रीड करोगे उसमें इंडेक्स जरूर होगा, पर ये आपके CSV फाइल का इनबिल्ट इंडेक्स नहीं है। ये क्या है? आपके पांडास के डेटा फ्रेम का इंडेक्स। फिर नेक्स्ट फर्दर, अब मैंने इसको इंपोर्ट करना सीखा। अगर मुझे इसको इंपोर्ट करना है, मैंने df लिया तो ये हमारे पास डेटा आ गया। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, टाइप चेक करते हैं कि किस तरह का डेटा दिखता है हमें। ये टाइप ऑफ df, एंड जैसे मैंने टाइप ऑफ df चेक किया तो मुझे पता चला ये क्या है? डेटा फ्रेम है। अगर ये डेटा फ्रेम है तो डायमेंशंस कितने होने चाहिए? 2 डायमेंशन होने चाहिए, जैसे मैंने मेंशन किया था। चेक करा लिया जाए एक बार। प्रिंट df डॉट एंडिम, रन किया, यस एग्जैक्टली 2 डायमेंशन आ रहे हैं हमारे पास डेटा फ्रेम में। 2 डायमेंशन। फिर नेक्स्ट अगर हम फर्दर और इसी में बात करें, ठीक है, तो 2 डायमेंशन है और ये क्या? डेटा फ्रेम। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा कॉलम है हमारे पास। अब किसी पर्टिकुलर कॉलम को रीड करना हो, किसी कॉलम की पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू रीड करनी हो, जैसे मैं डी वाले कॉलम की ही वैल्यू रीड करने का ट्राई आउट करता हूं। मैंने लिखा प्रिंट डी एंड उसके बाद आप मेंशन कर दो, या प्रिंट भी क्यों लिखो, डायरेक्ट df लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट में लगा के अपने कॉलम का नाम मेंशन कर दो। रन किया तो देखो आपको आपके कॉलम की वैल्यूज रीड होके मिल गई। पर आप एक चीज और नोटिस करेंगे, आप जो भी वैल्यूज रीड कर रहे हो
अपने कॉलम की, उसके साथ आपका इंडेक्स जरूर मेंशन होगा आपके डेटा फ्रेम का, क्योंकि विदाउट इंडेक्स आप पांडास में कुछ भी कर लो वो पॉसिबल है ही नहीं। आप कोई भी ऑपरेशन करोगे आपको आपके डेटा फ्रेम का इंडेक्स जरूर देखने को मिलेगा। और ये क्या हमारे कॉलम की वैल्यूज। अब मेरे माइंड में क्यूरियोसिटी आई कि क्या हो अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करूं तो क्या आना चाहिए। चेक करते हैं क्या आएगा, क्या लगता है आपको? इंटीजर आएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या आता है, इंटीजर आता है, क्या आता है। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा एक सीरीज। एक्चुअली में मैं यहाँ पे इसका डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा 4, 8, 12 का, मैं चेक कर रहा हूँ इस पूरे इंटायर चीज का डेटा टाइप। तो ये क्या आएगा? सीरीज। अब अगर ये सीरीज है तो डायमेंशंस भी चेक करा लिया जाए। df कॉलम का नाम लिया और डायमेंशंस किससे चेक कर देते हम? डॉट एंड डिम। चेक किया तो कितनी डायमेंशन होगी? 1 डायमेंशन, क्योंकि अभी अभी हमने मेंशन किया ना कि वैल्यूज ऑफ सिंगल कॉलम सीरीज जो कि क्या होगी? 1 डायमेंशन में होंगी। तो इस तरह से हम कोई भी पर्टिकुलर कॉलम को रीड कर सकते हैं, जो कि क्या होता है? एक सीरीज होता है। अब एक क्वेश्चन और, ठीक है एक कॉलम तो रीड करा लिया, पर अगर मल्टीपल कॉलम रीड करने हो तो किस तरह से रीड किया जाएगा वो भी देख लेते हैं। df डबल डायमेंशन, कॉलम का नाम दे दिया मैंने b एंड मैंने दे दिया इसको d। ये किया एंड एंटर रन किया मैंने इसको, शिफ्ट एंटर। इस तरह से रीड हो रहा है। अब अगर मैं इसका टाइप चेक करूंगा क्या आना चाहिए? सीरीज आना चाहिए? नहीं, डेटा फ्रेम आएगा। देखो, क्योंकि एक से ज्यादा कॉलम हो गए ना। अब ठीक है, अब अगर मुझे 3 कॉलम रीड करने हो तो 3 कॉलम कैसे रीड होंगे? तो जनरली इस पॉइंट पर स्टूडेंट को क्या लगता है कि 2 कॉलम रीड किए तो 2 ब्रैकेट लगाए, 3 कॉलम रीड करेंगे तो 3 ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसा स्टूडेंट को लगता है तो मैं भी वैसे ही सोच लेता हूं। 3 कॉलम रीड किया तो 3 ब्रैकेट लगा दिए, पर जैसे ही रन किया मुझे मिल गया एरर। क्यों? क्योंकि मैंने क्या मेंशन किया था? 2 डायमेंशन में कितने भी रोज एंड कॉलम हो सकते हैं। तो मैंने इसको हटा दिया, रन किया और मेरा रन हो रहा है। तो याद रखना है कि अगर हमारे पास 2 डायमेंशन है तो 2 डायमेंशन कितने भी कॉलम्स को मेंशन करा सकते हो। चलिए फर्दर इसमें एक चीज और देखते हैं अपना। तो हमने सिंगल कॉलम रीड करना सीख लिया, मल्टीपल कॉलम्स को किस तरह से रीड कराता है ये भी सीख लिया। अब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप चेक कराना हो तो डेटा टाइप कैसे चेक कर सकते हैं? पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज का, जो भी कब आपके कॉलम में वैल्यूज स्टोर हैं, अगर मुझे उनका डेटा टाइप चेक करना हो तो df आपके कॉलम का नाम देन डॉट d टाइप। आपको क्या मिल गया? इंटीजर। 64 बता रहे वो कितनी मेमोरी लेता है किसी इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए, 64 बाइट्स ऑफ मेमोरी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक कॉलम है मेरे पास मैसेज नाम का, ठीक है, इसमें कुछ स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है, बट जैसे ही मैं इसका डेटा टाइप चेक करूंगा तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओ से। तो सबसे पहला चीज, ये ऑब्जेक्ट वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं जो आप ऊप्स में पढ़ा करते हो, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ऊप्स वाला नहीं है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आप सुन रहे हो, आप ऑब्जेक्ट को इस तरह से समझो कि ऑब्जेक्ट एक तरह का फैंसी नेम फॉर रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रिंग। सिंपल टर्म्स में ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज अ फैंसी नेम फॉर रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रिंग इन pandas, दैट्स इट। जो काम आप स्ट्रिंग में कर रहे हो, अपर लोअर इज अल्फा, जो भी ऑपरेशंस आप करते हो वो सारा का आप इस टाइप के डेटा टाइप में भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट में। तो अब भी हमने एक डेटा को रीड करना सीखा। सिमिलरली एक और डेटा सेट प्रेजेंट है मेरे पास, pd डॉट रीड अंडरस्कोर। कोई भी डेटा रीड करोगे इतना में लिखना है। देन मैं अब की बार इस डेटा फ्रेम को रीड करना चाहूंगा ex2.csv। तो टाइप ऑफ फाइल क्या है? csv। ओके, तो मैंने मेंशन कर दिया csv। फाइल रीड कर लेते हैं ex2 जो भी आपकी फाइल है। ये रन किया, देन df1 किया,
तो ये मेरा क्या हो गया, रन हो गया। अब अगर मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं, df में क्या है, जो अभी हमने ex1 वाला डेटा रीड किया था, और df2 में ये वाला कुछ डेटा फ्रेम है। तो इस पॉइंट पे आप लोग मुझे बताएंगे कि इन दोनों डेटा फ्रेम में क्या चीज आपको सिमिलर लग रही है, मतलब क्या चीज डिफरेंस लग रहा है, मतलब दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है क्या इन दोनों डेटा फ्रेम्स के अंदर, अगर आप प्रॉपर्ली नोटिस करो। ओके, तो आई गेस आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे जो हमारा डेटा फ्रेम 1 था, df वाला, जो df वाला डेटा फ्रेम था, उसके अंदर ये वाली जो रो है, इसको नोटिस करो आप, वो सेकंड डेटा फ्रेम के कॉलम बन चुकी है। जो पहले हमारे डेटा फ्रेम के अंदर रो हुआ करती थी, वो दूसरे डेटा फ्रेम के कॉलम में बन चुकी है। पर ये कॉलम थोड़ी ना, ये क्या हमारी रो। तो हमें क्या करना होगा, इस कॉलम को नीचे शिफ्ट डाउन करना होगा। कभी क्या होता है कि अगर किसी केस में हमारी कोई रो कॉलम की प्लेस पर आ जाती है, तो उसको कैसे हैंडल करें। तो चलिए इसको देख लेते हैं। उसको हैंडल करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा हेडर, इसके अंदर एक हेडर नाम का आर्ग्यूमेंट है, जिसको मैंने बोल दिया नन। क्या बोला, नन। मैंने बोला हेडर मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई हेडर। रन किया, जैसे मैं लिखूंगा तो ये 1 2 3 4 हेलो है, वो नीचे शिफ्ट डाउन हो जाएगा रो के प्लेस पे। देखो स्टिप नीचे शिफ्ट डाउन हो गया। मैंने बोल दिया मुझे हेडर चाहिए नहीं, फिर उसकी जगह क्या आ गया, जस्ट 0 से लेके 4 तक की इंडेक्सिंग आ गई आपकी। ठीक है, पर इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा ये 0 1 2 3 4, कुछ अच्छा, कोई सेंसिबल नेम होना चाहिए कॉलम का। तो एक काम करते हैं, एक आर्ग्यूमेंट और है, नेम्स जितने कॉलम नेम है उतने में मेंशन कर लेते हैं। जैसे पहले को बोलता हूँ कॉलम 1, जो मर्जी आप नाम दो, जो आपकी चॉइस है। मैं भी कुछ रैंडमली नाम दूंगा, ABCD दे दिया इसको 1 2 3 4 दे दिया। ठीक है, 3 कॉलम के नाम दे चुके हैं, 2 के और देने हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्पेशल कैरेक्टर बना लेता हूँ, मतलब आपको दिखा रहा हूं कि आप अलग अलग कॉलम के नाम भी दे सकते हो। इसको मैंने अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, रन किया। देखिए आपके कॉलम का नाम चेंज हो गया। पर ये काम करना कब है, जब आपकी कोई रो कॉलम बन जाती है, तब हम इस चीज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट डेटा फ्रेम की बात करते हैं। pd.read_, एक डेटा फ्रेम और है मेरे पास, क्या नाम है उस डेटा फ्रेम का, ex1.xlsx। xlsx क्या होता है, ये xlsx किसका फॉर्मेट होता है, एक्सेल का होता है xlsx तो हमारा। तो मेंशन कर देता हूं एक्सेल। हमेशा याद रखना, रीड अंडरस्कोर के बाद अपनी टाइप ऑफ फाइल बताओगे, किस टाइप के फाइल के टाइप के साथ डील कर रहे हो। xlsx मत लिखना, एक्सेल। अब यहां अपनी फाइल का मेंशन कर दो, यहां पे नेम, रन किया और देखो मेरा डेटा रीड हो गया। ठीक है, डेटा रीड हो गया, ये सब तो ठीक है, पर ये चीज समझ नहीं आई मुझे। यहाँ पे ये चीज क्या दिख रही है, ये क्या चीज है, अननेम 0 नाम से, ये मैं रिलेट नहीं कर पा रहा अभी इस पॉइंट पे। ठीक है, ये समझ आया, ये आपके पांडास का डेटा फ्रेम का इंडेक्स होता है, ये कॉलम की वैल्यूज हो गई। अननेम 0 क्या चीज है, आउट ऑफ नोवेल, जो अजीब सा दिख रहा है। देखिए जैसा मैंने आपको क्या मेंशन किया था कि कभी कभार आपके जो डेटा होता है उसमें खुद के भी कुछ डिफॉल्ट इंडेक्सेस होते हैं। तो ये जो 0 1 2 दिख रहा है ना, ये क्या आपके एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट इंडेक्स, ये जो ये 0 1 2 दिख रहा है, ये क्या आपके एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट इंडेक्स है आपका, ये 0 1 2। तो मैंने क्या किया, इस एक्सेल फाइल के डिफॉल्ट इंडेक्स की मैं एक काम करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि इस कॉलम को इंडेक्स बना दो। तो ये कॉलम कहां जाएगा, इंडेक्स की प्लेस पे आ जाएगा। मैं बोलूंगा कि जो भी मेरा 0 पोजीशन वाला कॉलम है, ये 0 पोजीशन वाला कॉलम है, इसको बोलूंगा इसको इंडेक्स बना दो। तो ये कॉलम यहाँ पे शिफ्ट डाउन हो जाएगा, और जो रहेगा जो पांडास का डिफॉल्ट इंडेक्स, वो कहीं मेरे डेटा फ्रेम के बाहर निकल जाएगा। तो देखिए कॉमा इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल, किस कॉलम को इंडेक्स बनाना है, 0 पोजीशन वाले कॉलम को। और जैसे मैं मेंशन करूंगा, ये 0 यहां आ जाएगा, ये 1 यहां आ जाएगा,
ये 2 यहाँ आ जाएगा और जो एग्जिस्टिंग इंडेक्स होगा पांडास का वो डेटा फ्रेम के बाहर चला जाएगा। देखिए अब डेटा थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हो गया आपका। देन एक डेटा फ्रेम में सेव कर लेता हूँ df2। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। अब एक फाइल और दे रखी है मेरे पास pd.read_csv, मैंने ले लिया ex या xcsv अंडरस्कोर करके भी एक मेरे पास फाइल है जिसको कुछ नाम मेंशन करता हूँ df3। ये मेरे पास एक फाइल है। चलो मैं आपको एक मल्टी इंडेक्स क्रिएट करना सिखाता हूँ कि मल्टीपल कॉलम्स को कैसे इंडेक्स बना सकते हैं। देखिए मल्टीपल कॉलम्स को इंडेक्स बनाने के लिए जैसा भी आपने सीखा है कॉमा इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल इक्वल टू, ठीक है। सपोज इस वैल्यू 1 वाले कॉलम को इंडेक्स बनाना हो मुझे, तो वैल्यू 1 वाले कॉलम की पोजीशन क्या है, काउंट कर लें 0 1 2। क्या पोजीशन है 0 1 2, तो मैं मेंशन कर देता हूं 2 और देखिए वैल्यू 1 वाला कॉलम हमारा इंडेक्स बन चुका है। अब अगर मैं कोई भी कॉलम रीड करता हूं उसके साथ ये वैल्यू 1 वाला कॉलम इंडेक्स जरूर मिलेगा। जैसे की 2 को रीड करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को। कैसे रीड करते थे किसी कॉलम को, df3 और कॉलम का नाम, रन किया तो देखिए वैल्यू 1 पे क्या है, मतलब ये क्या आपका इंडेक्स और ये क्या उसकी वैल्यू, ये ABCD क्या आपकी वैल्यूज और ये 135 क्या है इंडेक्स। सेम मैनर में आप इसको किसी को भी इंडेक्स बना सकते हो। जैसे इवन आप चाहो तो एक पूरा का पूरा इंटायर नाम भी मेंशन कर सकते हो। मैं आपको चलो वो भी दिखा देता हूँ कि कॉमा इंडेक्स, जरूरी नहीं आप पोजीशन बताओ, आप नाम भी मेंशन कर सकते हो। चलिए मैंने ले लिया की 2 और वैल्यू 2 ले लेते हैं, मल्टी इंडेक्स बना लेते हैं। अच्छा क्यूरियोसिटी आई मेरे माइंड में, काम करके देखते हैं। अभी थोड़ा क्यूरियोसिटी आ रही है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं 0 1 2 3, यहाँ पे इसको मैं 3 दे दूं, आई गेस मैंने कभी किया नहीं है। ओ नाइस, हो गया की 2 और वैल्यू 2, मतलब हमने स्ट्रिंग भी पास कर दी और इंडेक्स भी पास कर दिया। तो हमारे पास 2 इंडेक्सेस हो गए। अब अच्छा एक और फेमस एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ इस पॉइंट पे कि अगर मुझे ये चेक करना हो कि कितनी नंबर ऑफ रोज है कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो वो किस तरह से चेक कर सकता हूँ मैं। तो काउंट करें एक बार रोज, कैसे चेक करेंगे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज है। कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4। तो जनरली स्टूडेंट 8 रोज 4 कॉलम बताते हैं, बट क्या ये सच में 4 कॉलम्स है? ये कॉलम थोड़ी ना है, ये क्या आपका इंडेक्स, कॉलम तो 2 ही है ना, 1 और 2, कॉलम 4 नहीं है, कॉलम 2 है। चलो 8 रोज 2 कॉलम आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे चेक करूं, df3 डॉट शेप, देखिए 8 रोज 2 कॉलम आपको देखने को मिल रहा है। अब कोई भी कॉलम रीड करोगे ये दोनों इंडेक्सेस आपको जरूर मिलेंगे उसके साथ। तो मैंने क्या किया df3 देन उसके बाद वैल्यू 1 रन किया तो देखिए मुझे मेरी सारी वैल्यूज रीड होके मिल रही हैं। इस तरह से मैं सारी की सारी वैल्यूज को रीड करा पा रहा हूं, जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी रीड होकर मुझे मिल रही हैं। ओके देन फर्दर उसके बाद अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा, ठीक है। एक और डेटा है मेरे पास pd.read_csv ex5 अब इस डेटा में आपको क्या नया दिख रहा होगा कि कहीं बीच बीच में NaN कुछ दिख रहा है। NaN, ये NaN चीज क्या होती है? NaN की बात करें नॉट अ नंबर, मतलब कि आपके डेटा में वहां कोई वैल्यू है ही नहीं, वहां क्या एक मिसिंग वैल्यू NaN रिप्रेजेंट करता है। तो एक काम करता हूं मैं df4 मुझे चेक करनी है मेरे किस किस कॉलम में मिसिंग वैल्यूज है। तो इज
नल। जैसे इसको रन किया मैंने बोला नल वैल्यूज कहाँ कहाँ पे हैं, तो बुलियन में आंसर देखने को मिला ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। ये मुझे क्या बता रहा है इसको समझते हैं। देखिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि समथिंग वाले कॉलम में इस पॉइंट पे क्या है, फॉल्स। मतलब कि मैं पूछ रहा हूं कि समथिंग वाले कॉलम में यहां कोई वैल्यू मिसिंग है क्या, मना कर रहा है नहीं मिसिंग नहीं है। ठीक है, मैंने बोला समथिंग वाले कॉलम में सेकंड रो में कोई मिसिंग वैल्यू है क्या, मना कर रहा है नहीं है। एंड सेम यहां पर भी मना कर रहा है। ए वाले कॉलम की बात करें फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बी वाले कॉलम में भी फॉल्स फॉल्स फॉल्स। मतलब एबीसी तीनों कॉलम से मैंने पूछा एक एक स्टेप वन बाय वन कि कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, तो उसने क्या करा, फॉल्स, मना किया। चलो एक बार सी कॉलम की तरफ बात करते हैं। सी वाले कॉलम की पहली रो में गया और मैंने उससे पूछा क्या कोई मिसिंग वैल्यू है, नहीं। फिर मैं सेकंड वाली रो में गया, सेकंड वाली रो से पूछा क्या कोई मिसिंग वैल्यू है, उसने बोला हाँ है ना, ट्रू। जहां पे ट्रू आ रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे मिसिंग वैल्यू है। मैं चेक कर रहा हूं इज नल कि मिसिंग है या नहीं, तो क्या आया, ट्रू। ट्रू दैट मींस हमारी मिसिंग वैल्यू है। इसकी बात करते हैं सेकंड रो की। मैंने पूछा कोई मिसिंग वैल्यू है और ने बोला फॉल्स, नहीं है कोई मिसिंग वैल्यू। ठीक है, मैं बी पे गया, मैंने पूछा क्या कोई मिसिंग वैल्यू है, उसने बोला नहीं। मैसेज पे गया क्या कोई मिसिंग वैल्यू है, हाँ। मतलब जहां भी मिसिंग वैल्यू होगी वहां पे आपको ट्रू जरूर देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो दो मिसिंग वैल्यूज दिख रही होंगी, एक सी वाले कॉलम में एक मैसेज वाले कॉलम में। ओनली 3 रोज है इसलिए आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। पर नाउ इमेजिन अगर ये 10,000 रोज होती और मैं आपको डेटा इस तरह से दिखाता मिसिंग वैल्यूज ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, फॉर श्योर आप कभी आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते कि किस कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यू है। क्यों ना अगर हमें ये चीज इस तरह से मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना, कि कॉलम का नाम लिखा हो और उसके आगे उसकी मिसिंग वैल्यूज लिखी हो। कॉलम का नाम लिखा हो उसके आगे उसकी मिसिंग वैल्यूज लिखी हो, कॉलम का नाम लिखा हो उसके आगे उसकी मिसिंग वैल्यूज लिखी हो। चलिए चेक करें एक बार। डॉट सम, तो बात कहते हैं समथिंग वाले कॉलम के अंदर मैंने क्या किया, समथिंग वाले कॉलम ये बेसिकली क्या करेगा, सम करेगा अकॉर्डिंग टू सम, किसके अकॉर्डिंग सम करेगा, समथिंग वाले कॉलम का सम करेगा, इसका 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 अकॉर्डिंग टू रोज। ये रोज का सम कर रहा हूं मैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड रो की फर्स्ट वैल्यू, थर्ड रो की फर्स्ट वैल्यू। क्या हो गया, फॉल्स डिफॉल्ट क्या होता है, जीरो। फॉल्स डिफॉल्ट क्या होता है, जीरो। ये भी क्या होता है, जीरो। जीरो प्लस जीरो क्या हो गया आपका, जीरो ही हुआ। तो इस तरह से आपको ईच एंड एवरी कॉलम की मिसिंग वैल्यू मिल जाएगी। पर आपने क्या किया, रोज का सम किया, राइट। अगर क्या हो मैं इसका भी सम कर दूं, डॉट सम, मतलब सम का भी सम कर दूं, ठीक है, तो मुझे टोटल मिसिंग वैल्यूज देखने को मिल जाएंगी। पूरे डेटा में 2 ही मिसिंग वैल्यूज है हमारी बस, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी मिसिंग वैल्यूज को चेक करा सकते हो कि आपके डेटा में कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं अभी। ठीक है, फिर फर्दर नेक्स्ट बात करते हैं अपना, हमने मिसिंग वैल्यूज चेक करना सीख लिया। अब EX6 वाला डेटा रीड करते हैं। PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV देन EX6, ये किया, रन किया, तो देखो ये सारी वैल्यूज हमारी रीड हो गई। कितनी है हमारे पास, ये 10,000 रोज है हमारे पास इस डेटा में इन 5 कॉलम्स है। अब आप एक चीज नोटिस करिए, डेटा थोड़ा सा अलग तरह से दिख रहा होगा आपको। अभी तक जनरली जितने भी डेटा रीड कर रहे थे उसमें बहुत कम डेटा था, पर ये क्या 10,000 रोज का डेटा है और थोड़ा सा अलग तरह से भी दिख रहा है। तो मैं पहले बताता हूँ इस तरह से कैसा दिख रहा है। जैसा आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि मुझे मेरे डेटा में स्टार्टिंग की 5 रोज विजिबल हो पा रही हैं एंड लास्ट की 5 रोज विजिबल हो पा रही हैं, पर बीच का जो कहीं डेटा है वो मैं विजिबल नहीं कर पा रहा, राइट। तो चेक कर लेते हैं इसका क्या रीजन है जो मुझे बीच मेरे डॉक्टर डेटा नहीं दिख रहा। जैसा आपको याद होगा इन मैथमेटिक्स कभी भी हम
1 से लेकर 1000 की काउंटिंग लिखते थे। हम किस तरह से लिखते थे 1 से 1000 की काउंटिंग? 1 2 3 डैश डैश 997 998 999 एंड 1000। हम भी कुछ यही पैटर्न फॉलो करते थे। स्टार्टिंग के कुछ नंबर लिख लिए, फिर डैश डैश एंड लास्ट के कुछ लिख दिए, जिससे ये समझ में आ जाए यूजर को कि किस तरह से हमारे पास डेटा दिया हुआ है, किस तरह से वैल्यू आ रही होंगी। तो इसने भी क्या किया, 10,000 रोज इसने एक बार में नहीं दिखाई। उसने क्या किया, पहले 5 और लास्ट के 5 दिखा दिया, जिससे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए कि 1 वाले कॉलम में किस तरह की वैल्यू है, 2 वाले कॉलम में किस तरह की वैल्यू है। अब अगर मुझे बीच का डेटा रीड करना हो, 6 7 नंबर की रो देखनी हो, तो किस तरह से देखेंगे? तो देखिए, अगर मुझे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ओनली स्टार्टिंग की ही 5 रोज रीड करानी हो, तो df5 डॉट हेड। हेड क्या करता है, स्टार्टिंग से 5 रोज रीड करके देता है। देखो, स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 रोज को आप रीड कर पा रही हो, ठीक है। मैंने बोला नहीं, फर्स्ट 5 नहीं, मुझे तो 10 रोज चाहिए स्टार्टिंग से, ठीक है, 10 लिख दो। स्टार्टिंग से 10 रोज मिल गई। फिर मैंने बोला नहीं, मुझे 10 भी नहीं, मुझे 50 रोज चाहिए, 550 लिखा। तो देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 49 तक जा रहा है। दैट मीन्स अगर आप काउंट करोगे तो 50 रोज बनेंगी। चलो एक और आपको चीज बताता हूं। मैंने बोल दिया 60 रोज, क्या रीड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा 60 रोज। अगर 50 रीड कर रहा है तो ये 60 रोज भी रीड कर लेगा। अगर इसने 50 रोज रीड करा तो देखो 60 भी कर पा रहा है। मैंने बोल दिया 60 रोज रीड कर पा रहा है ये, ठीक है। 61 रीड करके देख लेते हैं। अगर 60 रोज रीड करे तो 61 भी करना चाहिए, पर जैसे मैंने लिखा 61 रोज इसने रीड नहीं करी। देखो बीच का डेटा दिखना बंद हो गया। अभी तक 60 रोज रीड कर रहा था, तो मैं इस फर्स्ट 60 रोज को देख पा रहा हूं, देख पा रहे हैं आप। बट जैसे 60 की जगह 61 मेंशन किया तो मुझे सारा डेटा नहीं दिख रहा। तो हमने इससे क्या समझा कि मैं एक सिंगल गो में 60 रोज का ही डेटा देख सकता हूं। एक सिंगल गो में मैं अपना 60 रोज तक का ही डेटा देख सकता हूं, उसके बियॉन्ड डेटा में नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। देन उसके बाद मैंने क्या किया, अब ये तो था स्टार्टिंग से हम जो डेटा देख रहे हैं। अगर मुझे लास्ट का डेटा देखना हो, df डॉट टेल, जी मुझे लास्ट 5 रोज दिखाएगा। लास्ट 10 रोज दिखाने के लिए मैं लास्ट 10 रोज देख सकता हूं। लास्ट 60 रोज दिखाने के लिए df टेल डॉट 60, लास्ट 60 रोज मुझे देखने को मिल रही हैं। देख लीजिए आप खुद। लास्ट 60 रोज मैंने ले लिया लास्ट 61, तो देखो लास्ट 61 रोज रीड हो रही हैं आपकी, ठीक है। अब लास्ट 60 हो गई, लास्ट 61 हो गई। देन उसके बाद अगर मैं सपोज, अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मैं स्टार्टिंग से 60 लास्ट से 60 रोज को तो रीड कर पा रहा हूं, पर क्या हो अगर मुझे कोई बोल दिया जाए कि नहीं मुझे बीच में से डेटा निकाल के दो, तो बीच में से डेटा कैसे निकाला जाएगा? एक मिनट। तो बीच में से डेटा हम किस तरह से निकाल सकते हैं? जैसे मेरे को किसी ने बोला कि मुझे रोज दिखाओ 300 से लेके 325 तक की, ठीक है। तो देखिए बीच का डेटा निकालने के लिए मैं आपको पहले ह्यूरिस्टिक अप्रोच बताता हूं। ह्यूरिस्टिक अप्रोच मतलब एक जुगाड़, ठीक है, एक जुगाड़ वाली अप्रोच बताता हूं, ह्यूरिस्टिक अप्रोच। फिर आपको एक ऑफिशियल तरीका बताऊंगा आप किस तरह से देख सकते हो। df डॉट हेड, मैंने क्या किया, स्टार्टिंग की 325 रोज को रीड कर लिया। सबसे पहले स्टार्टिंग की 325 रोज रीड करा ली मैंने। अरे सॉरी, df5 था, 326 ले लो, ठीक है। 325 रोज रीड हो गई। फिर इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं। अरे
ठीक है। स्टार्टिंग से 325 रोज रीड करी और उसे वेरिएबल में रख दिया। फिर फर्दर मैंने क्या किया, लास्ट से 25 रोज रीड करा दी, ए डॉट रोज एंड लास्ट की, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, क्या करना था, अच्छा हाँ ठीक है, लास्ट की 25 रोज रीड करनी है मुझे को, ए डॉट टेल 25 आई गेस, ओके 301 से आ रहा है, 26 मेंशन करूंगा। नाउ परफेक्ट, देख लीजिए 300 से लेके 325 तक की रोज मुझे देखने को मिल गई। मैंने एक्चुअली किया क्या, स्टार्टिंग से 325 रोज रीड कर ली एंड इन दोनों को डिफरेंस किया, नीचे से 25 रोज रीड कर ली, तो मुझे देखने को मिल गया, राइट। पर इस अप्रोच में भी ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर मुझे कोई बोल दिया जाए ठीक है इतनी रोज को रीड करो, दैट इज ओके, पर ये कोई अच्छा तरीका थोड़ी ना हुआ कि पहले आप स्टार्टिंग से डेटा रीड किया फिर आप उसी में नीचे से डेटा रीड करें, बॉटम से अप की तरफ, अप टू डाउन मूव किया एंड फिर बॉटम टू अप मूव कर रहे हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो मैं क्या करता हूं, अब बताता हूं आपको जो एक्चुअल अप्रोच है इस चीज की। एक्चुअल अप्रोच क्या है, हमने इंडेक्सिंग सीखा था, कोई काम इंडेक्सिंग से बहुत इजीली किया जा सकता है। देखिए किस तरह से इंडेक्सिंग से आप ये काम कर सकते हो। जैसा कि अगर मुझे बोला जाए कि मुझे रोज रीड करनी है, सेम करते हैं 300 से 325 तक की रोज रीड करते हैं, पर अब की बार में कॉलम भी मैंने बोल दिया ये दोनों कॉलम चाहिए, 3 वाला कॉलम चाहिए, 3 और 4 रोज तो चाहिए सिलेक्टेड, पर साथ में अपना कॉलम भी मुझे सिलेक्टेड ही चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे स्लाइसिंग, जो हमने किस में पढ़ा था, नमपाई में। अब आप देखोगे नमपाई की स्लाइसिंग का यूज होते हुए। मैंने क्या किया कि df5 डॉट ilog 300 से लेके, हम पहले इंडेक्सिंग किसके लिए करते हैं, रोज के लिए करते हैं, कॉमा के लेफ्ट में क्या है, रोज। अब कॉलम्स की बात करते हैं, तो कॉलम्स के लिए क्या हो जाएगा, अगर 0 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा 2:4, तो मैंने ले लिया 2:4 और रन किया, तो देखो आपका डेटा रीड हो गया। 300 से लेके 325 तक की रोज रीड कर पा रहे हो एंड साथ ही साथ में आप ये दोनों कॉलम्स भी रीड कर पा रहे हो। तो देखा हमने किस तरह से हम कोई भी डेटा रीड कर सकते हैं मिडिल ऑफ द पार्ट। यहाँ पे हमने इंडेक्सिंग की रो के लिए कॉमा के लेफ्ट में एंड कॉमा के राइट में हमने मेंशन किया पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए। पर इसमें भी ना एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप लोग मुझे बोल दो कि सर 300 से लेके 400 तक की रोज रीड करके दिखाओ, 300 से लेकर 400 तक की रोज रीड करके दिखाओ एंड कॉलम बोल दे रहा हूं 3 2 4। तो देखो रीड करके देखें, df5 डॉट ilog then 300:4 then क्या था मेरा कॉलम 2:4, कॉलम का इंडेक्स था 2:4। रन किया, ठीक है रीड हो रहा है, पर सारा डेटा तो मैं नहीं कर पा रहा, सारा डेटा रीड नहीं कर पा रहा मैं, राइट। तो इसको कैसे हैंडल करें सारा डेटा रीड करना, तो ये मैं आपको बताऊंगा जब हम पांडास के अंदर कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे ना, तब मैं आपको ये सारा कुछ हैंडल करके दिखाऊंगा। आप सारी रोज देख सकते हो, अगर आपके डेटा में 1 लाख रोज है ना, मैं 1 लाख रोज सारी प्रिंट करके दिखा सकता हूं आपको, और वो हम आगे वाले सेशन में देखेंगे। तो अभी एज ऑफ नाउ हमने ये देखा कि किसी पर्टिकुलर रोज का डेटा हम कैसे फिल्टर कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर रोज विद अलोंग विद द कॉलम कैसे फिल्टर करेंगे। तो अभी तक के पार्ट में हमने एक फेज कंप्लीट किया पांडास में कि कोई भी डेटा सेट गिवन हो आप उसको पांडास में कैसे लेके आओगे, क्योंकि आप कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम करोगे, पांडास में पहला स्टेप तो यही है, डेटा को पांडास के अंदर रीड करना, पांडास में लेके आना। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस मोमेंट पे स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि ये डेटा क्रिएट किस तरह से किया जाता होगा। अभी हमने पांडास के डेटा फ्रेम को रीड करना सीखा,
अब डेटा फ्रेम क्रिएट करना सीख लेते हैं। तो मैंने बोला मैं एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूं जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसमें मैं चाहूंगा एक बहुत छोटा सा डमी डेटा ले रहा हूं समझाने के लिए कि एक नेम नाम का कॉलम रखूंगा, उसमें एक कॉलम रखूंगा मैं एज नाम का और एक कॉलम रखूंगा मार्क्स नाम से उस डेटा फ्रेम में। तो देखिए सबसे पहले मैं डिक्शनरी क्रिएट करता हूं जिसमें क्या है, एक नेम नाम की है जिसमें कुछ नेम लिख देता हूं, छोटे से नेम ले रहा हूं, अमन, राम एंड XYZ। अब एक और नेम लेता हूं मैं, मतलब एक और की ले ली मैंने डिक्शनरी की, एज, जिसमें कुछ एज ले ली 55, 12, 30। ये मेरे पास एज हो गई। फिर मैं ले लिया एक और की डिक्शनरी के अंदर मार्क्स नाम की, मार्क्स थोड़ा सा मैं डेसिमल में रख लेता हूं, 55.0, 99 और 33। तो मैंने क्या किया इस मोमेंट पे, एक डिक्शनरी क्रिएट की, जस्ट सिंपल पाइथन डिक्शनरी। ये मैंने क्या किया, एक पाइथन डिक्शनरी क्रिएट कर ली अपनी। अब मेरा एम क्या है, ये डिक्शनरी क्रिएट की, अब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा एक डेटा फ्रेम की फॉर्म में। तो pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम लिख देता हूं। आप एक चीज का जरूर याद रखना जो जनरली स्टूडेंट्स करते हैं गलतियां, डेटा फ्रेम का डी और फ्रेम का एफ कैप्स में रहेगा। रन किया तो देखो एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। तो ये डेटा फ्रेम किस लॉजिक पर क्रिएट हुआ होगा, देखिए ये डेटा फ्रेम को क्रिएट होने का लॉजिक क्या रहा होगा। एक सेकेंड, यस देखिए जो भी आपकी डिक्शनरी की कीज थी वो आप देख पा रहे होंगे। अब क्या है, आपके कॉलम का नाम, जितनी भी आपकी डिक्शनरी की कीज थी वो क्या बन चुके हैं, आपके कॉलम का नाम। उन की से एसोसिएटेड जितनी भी वैल्यूज थी वो क्या बन चुकी हैं, आपके कॉलम की वैल्यूज। उनकी से एसोसिएटेड जितनी भी वैल्यूज थी वो क्या बन गया, उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज। एज वाले कॉलम की वैल्यूज आ गई आपके पास, मार्क्स वाले कॉलम की वैल्यूज आ गई कुछ इस तरह से। फिर फर्दर इसे मैंने नाम दिया df इक्वल, या कैपिटल df रख लेते हैं इसको। कितनी रोज एंड कॉलम में कैसे चेक करोगे क्विकली, df डॉट शेप, मुझे पता चल जाएगा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, 3 रोज 3 कॉलम। ठीक है, अब एक डेटा फ्रेम की मैं आपको इन्फॉर्मेशन चेक करना सिखाता हूं कि अगर आपको एक डेटा फ्रेम की इन्फॉर्मेशन जाननी है कि डेटा फ्रेम में कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, कौन कौन किस कॉलम का क्या डेटा टाइप है, तो आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। df डॉट इन्फो आपको बता देगा आपके डेटा फ्रेम के बारे में पूरी इंटायर इंफॉर्मेशन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो नेम वाला कॉलम है स्टार्टिंग से रीड करते हैं, ये क्या कह रहा है, रेंज इंडेक्स की रेंज क्या है, 3 एंट्रीज है हमारी रेंज में। वो 3 एंट्रीज कहां से लेके कहां तक है, 0 से 2, आप खुद देखो ना 0 से लेके 2 तक है। ठीक है, टोटल 3 कॉलम्स हैं। ओके 3 कॉलम्स हैं, कौन कौन से हैं, नेम एज मार्क्स, बिल्कुल नेम एज मार्क्स 3 कॉलम है हमारे पास डेटा फ्रेम में। देन उसके बाद कॉलम का नाम क्या है, नेम एज मार्क्स। ठीक है, जिसमें नेम की बात करें, नेम वाले कॉलम में 3 वैल्यूज हैं जो नॉन नल है। नेम वाले कॉलम में 3 वैल्यूज क्या है, नॉन नल मतलब 3 वैल्यूज मिसिंग नहीं है। 3 नॉन नल मतलब मिसिंग नहीं है, आपके डेटा फ्रेम में डेटा है और इसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं यहाँ पे। एज वाले कॉलम में 3 नॉन नल वैल्यूज है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। मार्क्स वाले कॉलम में 3 नॉन नल वैल्यूज है जिसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। ठीक है, फिर फर्दर
डी टाइप्स की बात करें, फ्लोट 64, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो मार्क्स वाला कॉलम है किसमें है? मतलब एक कॉलम मेरे पास क्या है? फ्लोट का है, एक कॉलम इंटीजर में है और एक कॉलम ऑब्जेक्ट में है, और पूरा ये इंटायर डेटा फ्रेम हमारा कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है? 204 बाइट्स। मतलब पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ गई आपको आपके डेटा फ्रेम के बारे में। अब इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस करना सीखते हैं। जैसे डीएफ दे रखा है, मुझे अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम को इंडेक्स बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सिंपल है, df डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स और आपके कॉलम का नाम। किसको बनाना है? एज को। रन किया, बिल्कुल ये तो इंडेक्स बन गया। पर जैसे ही मैं df लिखा दोबारा, अरे ये तो इंडेक्स नहीं बना, अभी भी तो मैंने बनाया पर ये तो नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि आप ये समझो, आपने ये जो ऑपरेशन किया वो टेम्परेरीली चेंज करता है आपके डेटा में, परमानेंटली चेंज नहीं करता। बट अगर आपको अपने डेटा फ्रेम में परमानेंटली कुछ चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, एक चीज मेंशन कर दूंगा, इसमें शिफ्ट टैब दबाओगे तो एक आर्ग्यूमेंट दिखेगा इन प्लेस करके, जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? फॉल्स। अगर हम इन प्लेस को ट्रू करा दें तो ये क्या करता है? उस ऑपरेशन को परमानेंटली परफॉर्म कर देता है। अभी टेम्परेरी चेंजेस हो रहे हैं पर वो चेंजेस फिर परमानेंटली हो जाएंगे आपके। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू को करने पे, इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू किया, रन किया, df किया, देखिए एज वाला कॉलम इंडेक्स बन गया। अब अगर मैं कोई भी कॉलम रीड करूंगा ना, उसके साथ ये एज जरूर आएगा एज अ इंडेक्स। देखिए 55, 12, 30, ये क्या आ रहा है? पूरा प्रॉपर इंडेक्स आ रहा है इसका, इसके साथ। फिर बात करें अगर हम मार्क्स के बाद, मुझे क्या करना है? इस एज वाले कॉलम को क्या करना है? रीसेट करना है इस एज वाले कॉलम को। तो इस एज वाले कॉलम को हम रीसेट कर लेते हैं, df डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। रन किया, मुझे कोई कॉलम बनाना है दोबारा से इसे एज वाले कॉलम इंडेक्स को। रन किया, देखिए ये तो इंडेक्स बन गया। df लिखा, अरे ये तो अभी भी है। क्या हुआ? परमानेंटली परफॉर्म नहीं हुआ। परमानेंट परफॉर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसमें इन प्लेस ट्रू नाम का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल है, तो इन प्लेस को ट्रू कर सकते हो, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो, इन प्लेस ना लिख के इस पूरे इंटायर रिजल्ट को df में ही स्टोर कर दो, तो देखो तो भी हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूं, अभी कैसा दिखता है? देखो ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है? ये वाली चीज को अगर मैं दिखाऊं, ऐसा दिख रहा है। पर अगर मैं इसको दोबारा रन कर दूं तो ये जो इंडेक्स वाला कॉलम है, ये वाला जो है, ये दोबारा से क्या बन जाएगा? कॉलम। देखो रन किया, df किया, तो ये देखो इंडेक्स बन गया। ठीक है, इसको दोबारा रन किया तो क्या होगा? इस वाले कॉलम को दोबारा क्या बना देगा? इंडेक्स। रन किया, मतलब आपका जो इंडेक्स है ना वो बार बार शिफ्ट होगा जा रहा है, और फिर थर्ड टाइम रन करोगे तो अब नहीं कर पाएगा, अब एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो मतलब एक ही इंडेक्स को बार बार आप दो से ज्यादा बार नहीं बना पाओगे, नहीं तो वो एरर थ्रो कर देगा। इसे रीसेट कर लेता हूं मैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा सही दिख रहा है, मैं सही फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी के अंदर हम देखें, ये हो गया कुछ इस तरह से, रीसेट df, ओके। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं इसी चीज के अंदर। मैं लिखा df कॉलम ऐड करना सीखते हैं। चलो कॉलम को ऐड कराना सीखते हैं। मुझे एक नया कॉलम चाहिए रोल नंबर के नाम से, तो रोल नंबर नाम से हम कॉलम कैसे रीड कर सकते हैं? कॉलम ऐड करने के लिए मैं आपको एक बहुत टेम्परेरी तरीका सिखाता हूँ, बहुत बकवास सा तरीका, फिर उस चीज को थोड़ा ऑप्टिमाइज तरीका सीखेंगे, स्मार्ट अप्रोच। मुझे कॉलम बनाना है रोल नंबर नाम से। एक लिस्ट बना ली जिसमें मैंने लिख लिया 1 2 3। ठीक है,
फिर मैंने क्या किया, df कॉलम का नाम, रोल नंबर इक्वल टू l। df के अंदर मैंने बोला एक रोल नंबर का कॉलम बनाओ और उस कॉलम में वैल्यूज क्या रखो जो हमारी लिस्ट में दे रखी है। ये किया, df किया, देखो रोल नंबर वाला कॉलम ऐड हो गया। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो 3 रोज थी तो मैनुअल वैल्यू लिख ली 1 2 3, पर नाउ इमेजिन 10,000 रोज है, क्या मैं एक एक करके 10,000 वैल्यूज लिखूंगा? नहीं। तो इसको किस तरह से कर सकते हैं? तो इस काम को थोड़ा स्मार्टली कर लेंगे हम। मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा फॉर आई इन रेंज जितनी हमारे पास रोज होंगी। ठीक है, अब रोज कितनी, अब तो इसको भी थोड़ा डायनेमिक अप्रोच से हम फैच करें। जैसे हमने df डॉट शेप लिखते हैं, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर इसका मैं टाइप चेक करूं, इसका टाइप क्या आएगा, अगर इस मोमेंट पे मैं इसका टाइप चेक कराने जाऊं तो इसका टाइप क्या आएगा। इस पॉइंट पर हर स्टूडेंट मुझे एक आंसर करता है, सर इसका टाइप आएगा डेटा फ्रेम। हर कोई आंसर करेगा इसका टाइप आएगा डेटा फ्रेम। पर आप थोड़ा लॉजिकल सोचो, मैं टाइप किसका पूछ रहा हूं, इस चीज का टाइप पूछ रहा हूं जो कि क्या है, टपल आएगा इसका डेटा टाइप। और अगर मैं टपल के अंदर इंडेक्सिंग कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। 0 इंडेक्स लिया, टपल के अंदर 0 इंडेक्स पे क्या है, 3 मतलब रोज, तो इससे मैं आपकी रोज को फैच कर पा रहा हूं। और अगर मैं इसको इसके अंदर डाल दूं, कॉपी करके पेस्ट कर दूं, तो ये क्या करेगा, मेरा लूप चलाएगा कितनी बार, जितनी मेरे डेटा में रोज होंगी उतनी बार मेरे को लूप चलाएगा। और एक काम करते हैं, हमें 1,+1 करते हैं। और अगर मैं प्रिंट आई करूंगा तो देखो 1 2 3 एक एक करके वैल्यूज फैच कर पा रहे हो आप, 1 2 3। फिर फर्दर मैंने क्या किया, एक लिस्ट ली, एम्प्टी लिस्ट, जिसके अंदर मैंने क्या किया, अपेंड किया आई को और प्रिंट एल किया। देखिए हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 करके मेरे पास एक लिस्ट आ गई। और मैंने बोला जो लिस्ट हमारे पास, अभी मैं मैनुअली क्रिएट नहीं की, अगर 10,000 रोज भी तो भी काम करेगा लॉजिक। कहां हम पहले इतना बोरिंग अप्रोच फॉलो कर रहे थे, एक एक करके मैनुअल नंबर डालने वाला, अब वो काम हमने लूप के थ्रू करा लिया। देन df, अब किस नाम से कॉलम बनाना है, मैंने बोल दिया रोल नंबर नाम से। इक्वल टू वैल्यूज क्यों नहीं चाहिए, जो अभी हमारी लिस्ट में हमने ऐड कराई। तो देखो इस तरह से आपने कॉलम भी ऐड कर लिया। पहले हमने बहुत बेकार अप्रोच फॉलो करी, एक एक करके लिखने वाली वैल्यू, फिर उसी को हमने थोड़ा ऑप्टिमाइज किया लूप के थ्रू। अब फर्दर कॉलम को ऐड करना सीख लिया, किसी कॉलम को इंडेक्स बनाना सीख लिया, किसी कॉलम को रीसेट करना भी सीख लिया। अब अगला स्टेप क्या है, किसी पर्टिकुलर कॉलम को अगर मुझे डिलीट करना हो तो पर्टिकुलर कॉलम डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। अगर हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम डिलीट करना है, मैं क्या लिखूंगा, df और मेरे कॉलम का नाम। क्या कॉलम को डिलीट करना है, मैंने बोल दिया मार्क्स और मेरा रोल नंबर, ये वाला मार्क्स और ये वाला रोल नंबर कहते हैं। तो मैंने लिखा मार्क्स df डॉट ड्रॉप कॉलम्स। कौन कौन से कॉलम्स को ड्रॉप करने की बात कर रहा हूं मैंने बोल दिया एक मेरा रोल नंबर वाला कॉलम और एक मार्क्स वाला या छोटा वाला रोल नंबर। एक काम करते हैं अलग अलग करते हैं, ये मैंने मार्क्स वाला ले लिया। अच्छा एक पॉइंट याद रखना, हमेशा यहाँ पे स्पेलिंग सही लिखना अपने कॉलम्स की, नहीं तो आपको एक की एरर देखने को मिलेगा। और ये हो गया रोल नंबर, रन किया, ड्रॉप हो गया, df लिखे। अरे अभी भी तो मैंने ड्रॉप किया, ये क्यों दिख रहा है? अच्छा क्योंकि परमानेंटली नहीं किया होगा। क्या इसमें इन प्लेस करके आर्गुमेंट होगा? बिल्कुल है इन प्लेस करके आर्गुमेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन प्लेस ट्रू करो या फिर df में सेव करो। पर मैं क्या करूंगा, कॉमा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू करूंगा, रन किया। अब जिससे क्या हुआ, जो भी मेरा ऑपरेशन था वो क्या होगा,
एक परमानेंटली परफॉर्म हो गया। अब मेरा डीएफ मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखो अब मेरा डीएफ ऐसा दिख रहा है परमानेंटली। तो इस तरह से हमने अपना कोई पर्टिकुलर कॉलम्स को ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, कॉलम्स के डेटा टाइप को चेंज करना सीखते हैं। जैसे सपोज मुझे इस एज कोई फ्लोट बनाना पड़े। अभी किस में दे रखा है एज मेरा? इंटीजर में। और मैं चाहता हूं कि जो मेरा एज वाला कॉलम है वो फ्लोट बन जाए। ठीक है, किस तरह से बना सकते हैं इसको फ्लोट, ये देखते हैं। देखिए चलो ये काम करने के मैं आपको दो अप्रोचेस बताता हूं। पहला बताता हूं एकदम लॉजिकल, फिर एक अप्रोच दिखाऊंगा एक ऑप्टिमाइज वे। तो मुझे एज वाले कॉलम को फ्लोट बनाना है। हालांकि एज कभी फ्लोट में नहीं होती, बट हम एक अज्यूम करके चल रहे हैं कि किसी भी कॉलम को अगर हमें एज बनाना है तो वो फ्लोट बनाना है, कैसे बनाएंगे किसी भी कॉलम को। तो डेटा फ्रेम में लूप चलाना सीखेंगे उसके लिए। फॉर आई इन हमारे कॉलम का नाम, जिस कॉलम में आप लूप चलाना चाह रहे हो। मैंने बोला एज वाले कॉलम में लूप चलाना चाहता हूं मैं। प्रिंट आई रन किया तो देखो मैं ईच एंड एवरी वैल्यूज को रीड कर पा रहा हूं, 55, 12, 30। पर मुझे किस में कन्वर्ट करना है इसको? फ्लोट में। फ्लोट लिया और एक लिस्ट ली, देन इस लिस्ट में अपेंड किया मैंने, डॉट अपेंड फ्लोट ऑफ आई, प्रिंट एल और रन किया तो देखो ये मेरी वैल्यूज भी अपेंड हो गई मेरी इस लिस्ट के अंदर, राइट। देन फिर क्या करेंगे? डीएफ के अंदर ये वैल्यू किसमें से होनी चाहिए? एज वाले कॉलम के अंदर ही जाके रिप्लेस हो जानी चाहिए वैल्यू। ये किया और एल लिया, डीएफ किया, देख लो फ्लोट हो गई आपकी वैल्यूज। मतलब किया क्या मैंने? एज वाले कॉलम में लूप चलाया, जिससे क्या हुआ, मुझे एक एक करके एज वाले कॉलम से वैल्यू मिलने लगी। अब जैसे जैसे मुझे आई पे वैल्यू आ रही है मैं उसे फ्लोट में कन्वर्ट किया और लिस्ट में अपेंड करता गया, जिससे क्या हुआ, एक लिस्ट मिली जिसके अंदर वैल्यूज क्या थी? फ्लोट में थी। फिर फर्दर मैंने बोला कि एज वाले कॉलम में जो वैल्यू दे रखी है उसे रिप्लेस कर दो, किससे? इस एल से। तो क्या हुआ, मेरी जो एज वाली कॉलम में जो वैल्यूज थी वो रिप्लेस हो गई इस चीज से। फिर फर्दर अब ये कॉलम किस बन गया है? फ्लोट में। पर ये बहुत लेंथी अप्रोच नहीं होगा कि लूप चलाना, देन फ्लोट में कन्वर्ट करना, लिस्ट में अपेंड करना और उसके बाद उस लिस्ट को डेटा फ्रेम से रिप्लेस करना। कितने सारे स्टेप्स करने पड़ रहे हैं। क्यों इसको एक लाइन में करा जा सकता है? बिल्कुल। मैं क्या करूंगा, पांडास के थ्रू करके दिखा रहा हूं। किसमें? एज हमारा फ्लोट में। दोबारा से इंटीजर में कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। डीएफ किस कॉलम में हमें टाइप कास्टिंग करना है? एज में। मैंने लिखा डॉट एज टाइप। मैंने क्या लिखा? डॉट एज टाइप। किस में कन्वर्ट करना चाहते हो एज वाले कॉलम को? मैंने बोला इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूं अपनी एज वाले कॉलम को। रन किया, बिल्कुल रन हो गया। चेक कर ले जल्दी से अपना डेटा। डीएफ लिखा, अरे ये तो हुआ ही नहीं। तो अब इस पॉइंट पर हर स्टूडेंट सोचता है ये इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि परमानेंट नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट यहां पर जल्दी से लिख देगा इन प्लेस इक्वल टू y इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ये लिखते हैं स्टूडेंट्स और रन करते तो एरर आ जाता है। क्यों? इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नाम का आर्गुमेंट इसमें है ही नहीं आपके पास। इन प्लेस ट्रू नाम का जो आर्गुमेंट है इसमें है ही नहीं। आप खुद देखो, शिफ्ट टैब दबा रहा हूं, कहीं दिख रहा है आपको इन प्लेस इक्वल टू ट्रू? नहीं। तो फिर कैसे करें अब इसको? अब स्टूडेंट बोलेगा कि ठीक है इन प्लेस ट्रू नाम का आर्गुमेंट नहीं है तो एक काम करो ना, डीएफ और इक्वल से रन कर दो। पर अगर मैं इस तरह से रन कर दूं तो क्या देखने को मिलेगा? मतलब आप समझो डीएफ अभी दिखता कैसा है आपका? कुछ ऐसा दिखता है। डीएफ पूरा का पूरा डेटा फ्रेम है जिसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं, मल्टीपल कॉलम्स है डेटा फ्रेम में। पर आप क्या कर रहे हो, उस डीएफ के अंदर इतना डेटा स्टोर कर रहे हो। मतलब इतने मल्टीपल कॉलम्स है डीएफ में, वो सारे कॉलम हटा के आप ये चीज असाइन कर रहे हो तो आपका पूरा डेटा फ्रेम ही खराब हो जाएगा। समझो इस बात को। डीएफ में क्या है? मल्टीपल कॉलम्स है। पर मैंने क्या बोला, इसका रिजल्ट क्या है? ये वैल्यू 55, 12, 30। और अगर मैं ऐसे कर दूं
तो मेरा डेटा ही खराब हो जाएगा। इसकी जगह df में ये दिखने लगेगा ओनली, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, मैं बोल रहा हूं ये वैल्यू सेव हो पर कहां पे, एज वाले कॉलम के अंदर जाके सेव हो। और रन किया और ये किया तो देखो अब आपका एज वाला कॉलम इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये जो वैल्यूज थी ना जो आई, वो एज वाले कॉलम के अंदर ही जाके सेव होनी चाहिए। अब मैं दोबारा से df.info चेक करूं तो देखिए इंटीजर में ही दिख रहा है आपका। तो इस तरह से हम किसी भी कॉलम को टाइपकास्ट कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के डेटा टाइप को। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि पांडास एग्जैक्टली क्या है, पांडास के अंदर आप किस तरह से डेटा रीड कर सकते हो, और उसके अंदर हमने कुछ बेसिक फंक्शनिंग एंड ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीखा। ऑपरेशंस लाइक चाहे वो आपके किसी कॉलम को इंडेक्स बनाना हो, किसी कॉलम को रीसेट करना हो, कोई कॉलम ड्रॉप करना हो, कोई ऐड करना हो, या उस कॉलम की वैल्यू को टाइपकास्ट कराना हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपना देखेंगे कि कुछ इसमें एडवांस ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। मिसिंग वैल्यूज है हमारे पास डेटा में, तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। बहुत स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा मैं आपको मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं फिर अपना। Recording stopped.